गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। और इक्वालिटी क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि हमारे प्रियम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो हमारे समाज में व्याप्त इनइक्वालिटी को ठीक करने के लिए इस संविधान में दिए गए हैं। तो अगर मान लीजिए संविधान का कोई एम है कि इस चीज़ को करना है हमारे यहाँ, है ना, पूरा इंडिया में करना है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोविज़न होने चाहिए, है ना। तो उसी में है राइट टू इक्वालिटी। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 14 to 18 कवर करता है इक्वालिटी के संदर्भ में, ठीक है, वो कि पार्ट 3 में है। ये सब आपको बेसिक जानकारी मान लिया जाता है कि आपको है। अब देखा जाता है कि हमारे यहाँ इक्वालिटी में भी दो तरह की इक्वालिटी है। एक है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। तो हम इसको बाद में समझेंगे, पहले इसको समझते हैं कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ है क्या। लॉ के आगे सब बराबर हैं, एक तरह से अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होता है। लेकिन अभी हमें सोचने में बहुत ही ये साधारण लगता है कि कितना आसान है कि लोग लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक ज़माना था जब लॉ को लॉ का कोई मतलब नहीं होता था। उस वक्त किंग ही सब कुछ होते थे, किंग ही लॉ होता था। किंग ने ये कह दिया तो वो होगा, किंग ने कह दिया कि ये अब लॉ आज से फॉलो होगा तो वो आज से लॉ हो जाता था, है ना। और लॉ को माना जाता था कि राजा के नीचे है, वो राजा ही सब कुछ होता था। तो ये समय के साथ बदलते गया, परिदृश्य बदलते गया और हम लोग एक ऐसे टाइम पे आ गए जहाँ पे लॉ का ही राज चलता है। तो इसमें ये कहता है बेसिकली कि ये एक तरह का नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एमर्ज हुआ है ना। अब नेगेटिव कॉन्सेप्ट का कॉनोटेशन क्या है कि जब लॉ के आगे सब बराबर होंगे तो इसका मतलब यह है कि किसी के पास कोई प्रिविलेज नहीं है ना। अगर आपके पास प्रिविलेज होता है तो क्या होगा, आप एक दूसरे से अलग ट्रीटमेंट पाते हो, है ना, जिससे कि समाज में एक तरह का इनइक्वालिटी हो जाता है बेस्ड ऑन कि आपका वो डिस्टिंक्शन का आधार बहुत सारा कुछ हो सकता है। आपका कास्ट हो सकता है, आपका रिलीजन हो सकता है, आपका कलर हो सकता है, लेकिन लॉ के आगे ये सब मान्य नहीं है। तो ये तो इसका बहुत ही फंडामेंटल आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन इसके पीछे ये आया कहाँ से, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हमने पाया है या सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको क्लैरिफाई किया है कि हमारे इसी आर्टिकल 14 के अंदर ही रूल ऑफ लॉ एक कॉन्सेप्ट है जो कि इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा गया है, लेकिन इसका ये जो प्रिंसिपल है ही वो इसी में व्याप्त है कि रूल ऑफ लॉ जो है ना इसमें है। तो जब ये बात आती है तो हमें एक क्वेश्चन अपने आप इमर्ज करता है कि आखिर रूल ऑफ लॉ आया कहाँ से। तो रूल ऑफ लॉ हमें पता चलता है कि इंग्लैंड से आया है, और इंग्लैंड में भी एक इंग्लिश कमेंटेटर थे, पॉलिटिकल कमेंटेटर, जिन्होंने ये दिया था। इसमें बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल को जब आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसका बेसिस यही है। जैसे पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी को आप जेल में नहीं डाल सकते या फिर उसको फाइन नहीं लगा सकते। ये गुड्स और बॉडी का यही मतलब है कि फिजिकल पनिशमेंट या फिर कोई मॉनेटरी इन काइंड पनिशमेंट आप तब तक नहीं दे सकते जब तक किसी लॉ का, कोई कानून का वायलेशन हो, उसका उल्लंघन ना हो। तो इसका मतलब ये है कि पनिशमेंट मिलने के लिए ये जरूरी है कि कोई लॉ हो, है कि नहीं। जब तक कोई लॉ ही नहीं होगा तब तक वायलेशन कहाँ से होगा। मान के चलिए कि कई ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर अभी कानून नहीं है, लूप होल्स हैं, गैप्स हैं, तो वहाँ पे अगर आप क्राइम करते हैं तो आप बच भी सकते हैं, क्योंकि आपको पनिशमेंट तो तब मिलेगा ना जब कोई लॉ होगा, क्योंकि इसका पहला प्रिंसिपल ही यही कहता है कि तब तक नहीं कर सकते जब तक किसी लॉ का वायलेशन ना हो, है ना। अब जैसे मान के चलिए कि भारत देश में 1958 के पहले स्पेस के रिगार्डिंग कोई कानून नहीं था। इनफैक्ट वो सब्जेक्ट मैटर का डिस्कशन में ही नहीं आता था। उसके बाद आया तो उस मान लीजिए उस पीरियड में किसी ने स्पेस रिलेटेड कुछ क्राइम किया हो तो वो पनिशमेंट नहीं पाएगा। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं। तो ये था इसका पहला प्रिंसिपल। अब इसमें और बातें लिखी गई हैं कि ये जो वायलेशन होगा, मान लीजिए जब कानून है आपने वायलेशन कर दिया तो ये कहाँ होगा, ये ऑर्डिनरी कोर्ट्स में होगा। यानी जो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स बनाया गया है और जिस तरीके से बनाया गया है, जैसे जजेज अपना काम करेंगे, वकील अपना काम करेंगे, ट्रायल अपना चलेगा, पुलिस उसमें फैसिलिटेट कराएगी, कोई अलग से ट्रीटमेंट यहाँ पर या कोई अलग व्यवस्था नहीं होगा, है ना। इसके लिए यही इसी मैनर में होगा। जो इसका दूसरा प्रिंसिपल है जो यहाँ लिखा हुआ है कि हर एक इंडिविजुअल को ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड का ट्रीटमेंट मिला, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग है,
तो एक अंदर में ऐसा लगता है, जैसे अगर आप सामाजिक जीवन में जिएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार वो हायर कास्ट के हैं, ये लोअर कास्ट के हैं, या वो ज़्यादा धनी है, तो उनको ट्रीटमेंट लोग अलग अलग से करते हैं। लेकिन जब लॉ की बात आती है तो लॉ के सामने सब बराबर है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। अब एक उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि एक ही गलती अगर कोई प्रधानमंत्री भी करते हैं और एक आप भी करते हैं, और अगर प्रधानमंत्री के पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं हो उसका, मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं तो हो सकता है कि उनको कानूनी रूप से ये दिया गया हो कि हाँ आप ये करिए, तब तो अलग बात है। लेकिन इन ऑल अदर कैपेसिटी अगर ये दोनों लोग सिमिलर सिचुएशंस में, सिमिलर सर्कमस्टांस में सेम क्राइम करते हैं तो सिमिलर ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। और कैसे होगा? ऑर्डिनरी कोर्ट्स में, ऑर्डिनरी लीगल मैनर में, है ना। और दूसरी बात है कि किसी भी पर्सन को आप सू भी कर सकते हैं, यानी किसी के खिलाफ आप केस भी कर सकते हैं और आपके खिलाफ भी कोई भी केस कर सकता है। उसमें आपका कोई भी प्रिविलेज अगर आपके पास है वो इसके आड़े नहीं आएगा। तो ये लॉ, इस रूल ऑफ लॉ का ये दूसरा और सब इनमें से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। जो तीसरा प्रिंसिपल एवाई डाइसी ने दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। अब ये क्या है कि इंग्लैंड में और इंडिया में ये बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है। वहाँ पर संविधान और बाकी के कानून में कोई अंतर नहीं है, एक ही तरह का कानून होता है और सारे ही कानून संविधान कहलाते हैं, है ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एक संविधान की अलग बुक है जिसका स्टेटस इस देश के हर कानून से ऊपर है, उसको सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। इसका दूसरा अर्थ ये हो गया कि बाकी कोई भी कानून अगर इस देश में बनता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के से सुसंगत होना पड़ेगा, उसके प्रोविजंस को वायलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हमारे यहाँ तो मॉडिफाइड है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही कोई कानून है। हालांकि ये जो दो प्रिंसिपल अप्लाइड हैं उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन कहाँ मिलेंगे? तो आपको आर्टिकल 361 में इसका एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। अब इस एक्सेप्शन में क्या बातें की गई? मूलतः 4 बातें की गई हैं। जो पहली बात ये है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर अपना जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन निभाते हैं, जो उनका काम है, उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ में वो आंसरेबल नहीं है, कोई जाके क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये अब। तो ये पहला प्रिंसिपल कहता है कि क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर वो आंसरेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स कर दी जाएगी तो हर दूसरा कोई कोर्ट पहुंच जाएगा और फिर ना राज्य का काम हो पाएगा ना देश का काम हो पाएगा। तो इसलिए एक तरह का लूप होल्स तो नहीं कहेंगे, एक तरह का फंक्शनल डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ें एक मैनेज की गई हैं, है ना। ये रीजनेबल एक तरह का दिया गया है उनको कि हाँ भाई काम करने के लिए आप इस तरह से आगे बढ़ाइए इस चीज़ को, नहीं तो क्या होगा कि सब लोग कोर्ट में पहुंच जाएंगे और चीज़ें रुक जाएंगी। क्योंकि बिना एग्जीक्यूटिव सबसे, क्योंकि ये हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर, अगर वो लोग साइन ही नहीं कर पाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे, बार बार कोर्ट जाएंगे तो चीज़ें फंस जाएंगी। इसका जो दूसरा पहलू है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर पे कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता उनके टेन्योर के दौरान, जब तक वो लोग हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि ये लोग सबसे हाईएस्ट होते हैं पोजीशन पे एग्जीक्यूटिव में, खास करके गवर्नमेंट में। जैसे राज्य में गवर्नर सबसे ऊंचा ओहदा होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और प्रेसिडेंट का देश में होता है। तो एक तरह का सेरेमोनियल तो है लेकिन बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन भी है। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट के फंक्शनिंग से रिलेटेड है, इस वजह से इसको एक तरह से आप समझिए कि बहुत ही पायस मान के ये सब इनको थोड़ा छूट दिया गया है। तीसरी चीज़ है कि सिविल केस में भी आप इन पे कोई केस नहीं कर सकते अगर कोई फाइन का मैटर हो। लेकिन अगर ऐसा है तो आप इसमें एक लूपहोल है कि आप दे सकते हैं, पहले 2 महीने का नोटिस दे दीजिए, ठीक है। और अगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है तब आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि गवर्नर यहाँ आपके कॉलेज में आने वाले हैं, कोई डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का सेरेमनी होने वाला है, फाइनल ईयर के लड़के निकल रहे हैं और उनके कैवलकेड के पास होने के दौरान हो सकता है कि आपका ठेला हो जो कि टूट गया हो और आप क्लेम करते हो कि मेरे ठेले का लॉस हो गया है और आप भरपाई कीजिए, है ना। तो आप 2 महीने का उनको नोटिस दे सकते हैं, डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। जब 2 महीने के नोटिस से आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब आप केस कर सकते हैं। तो ये 3 था। चौथा था कि फॉरेन डिग्निटरी जो भी आते हैं, जैसे एम्बेसडर्स हो गए या फॉरेन हेड ऑफ स्टेट्स हो गए, वो लोग अगर इस देश में आते हैं तो उनको सर्टेन प्रोविजन छूट दिया गया है रूल ऑफ लॉ से। वो इसलिए कि हमने वियना कन्वेंशन में भी देखा और डे टू डे फंक्शनिंग के लिए जरूरी है कि थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया जाए उनके लिए। तो उनको अगर मान लीजिए वो कहीं क्राइम में संलिप्त होते हैं तो वो उस देश के में जाके, जैसे मान लीजिए डेनमार्क के यहाँ एम्बेसडर हैं तो वो उनके देश में जाके उन पे केस होगा और वो वहाँ उस तरह से सिस्टम फॉलो होगा। इंडिया में ऑर्डिनरी कोर्ट्स और ऑर्डिनरी लीगल मैनर में नहीं होगा। तो ये जो सारी बातें थी वो ये थी राइट
ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ का, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ मैंने पहले ही बात की कि राइट टू इक्वालिटी में दो तरह की इक्वालिटी की बात की गई। ये एक है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो कि ये सारी बातें की गई हैं, और दूसरा है राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब देखिए, ये आया है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और ये आया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसमें आपने पढ़ा नेगेटिव कॉन्सेप्ट। नेगेटिव क्यों था? क्योंकि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज होता है। लॉ के सामने कोई भी व्यक्ति अपने सोशल स्टेटस या इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, सब बराबर होंगे। उसका बेसिस कहाँ है? रूल ऑफ लॉ में। रूल ऑफ लॉ किसने दिया? एवाई डाइसी ने दिया। और ये 3 प्रिंसिपल हैं, जिसमें तीसरा प्रिंसिपल भारत में मॉडिफाइड है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, जो कि आर्टिकल 361 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि अभी हम लोगों ने पूरा देखा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में इसको माना जाता है पॉजिटिव कंसेप्ट। हम देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव कंसेप्ट वाली बात है क्या, ठीक है।